हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जी के गार्जियंस में। दोस्तों, आज के हम अपने प्राचीन इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं मौर्योत्तर काल पे। देखिए दोस्तों, जो मौर्योत्तर काल है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रखा है हमने इसको। जो पार्ट 1 है इसमें हम पढ़ने वाले हैं शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 1 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसकी पूरी अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें क्या हुआ, कौन सा शासक आया, उसने क्या कार्य किया, और फिर लास्ट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्योत्तर काल में भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हमने शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश जो कि आज पढ़ने वाले हैं, और जो नेक्स्ट भाग होगा अपना उसमें हिंद यवन वंश, शक वंश, पहलव और कुषाण वंश ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 शुरू करते हैं आज में। देखिए दोस्तों, भाग 1 आज पढ़ने वाले हैं, तो इसके सोर्स देख लेते हैं पहले कि जो शुंग, कण्व, चेदी और सातवाहन वंश थे इनके बारे में हमको कहाँ कहाँ से और क्या क्या जानकारी मिली है। ठीक है, वो सोर्स कौन से हैं जो इन वंशों के बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, धर्मसूत्र है, ठीक है, जिसका संकलन मनु के द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है इन वंशों के बारे में। और जो बाण भट्ट जो कवि थे उनकी एक रचना है हर्षचरित, उससे कालिदास की जो रचना है मालविकाग्निमित्र, पतंजलि की रचनाएं गार्गी संहिता और महाभाष्य, और बौद्ध धर्म की जो कथाएं जैसे दिव्यावदान और मिलिंदपन हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो सारी हमने बताई हैं इन सभी से हमको इन चारों वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके सारे वंशों को डिस्कस करेंगे हम। तो भाग 1 में शुरू करते हैं, पहला शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश देखिए दोस्तों, इसका जो शासनकाल था वो 187 से 75 ईसा पूर्व तक का समय था। ठीक है, इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, देखिए पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र उसकी मुख्य राजधानी थी। ठीक है, लेकिन आगे चलकर थोड़े टाइम के लिए जो दूसरी राजधानी के रूप में विदिशा को भी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो शुंग वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र मेनली रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विदिशा और अगर पाटलिपुत्र दोनों ऑप्शन में आए तो हमको पाटलिपुत्र पे टिक करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, जो शुंग था, शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था वो एक कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था। ठीक है, वो एक ब्राह्मण था और वो भी कट्टर मतलब बिल्कुल कट्टरवादी ब्राह्मण शासक था। वह बौद्ध विरोधी था, लेकिन एक स्तूप था जिसका नाम है भरहुत स्तूप। देखिए, जो भरहुत स्तूप है उसको बनाने का श्रेय भी पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि वह कट्टर ब्राह्मणवादी था और बौद्ध का विरोधी था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म था उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी उसने अपने शासनकाल में एक स्तूप बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये भरहुत स्तूप उसी ने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, देखिए कलिंग के राज्य खारवेल ने मगध के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था। ये जानकारी हमको मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। देखिए, जो एक राजा था खारवेल, ठीक है, राजा खारवेल ने मगध के ऊपर आक्रमण किया था और पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था। इस बात की जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको याद रखिए, एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक था, कौन था? बृहद्रथ। देखिए, जो मौर्य शासनकाल था इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, जो अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मौर्य शासनकाल, उसका जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। ठीक है, और उस बृहद्रथ की सेना में ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये सेनापति था। ठीक है, तो इस सेनापति ने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसी से इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है? जो बाण भट्ट की हर्षचरित है ना, बाण भट्ट की हर्षचरित, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसने विदर्भ राजा यज्ञसेन को हराया था और सेनानी की उपाधि ली थी। ये सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये दो से 3 बार एग्जाम में आ चुका है कि सेनानी की उपाधि किस शुंग शासक ने ली थी?
पुष्यमित्र शुंग ने ली थी। और कौन से राजा को हराया था? विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। ठीक है, और इसका जो प्रमाण है वो हमको कहाँ से मिलता है? जो कालिदास की मालविकाग्निमित्र है, ठीक है, उससे इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, देखिए डेमिट्रियस नामक यवन राजा पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। ठीक है, देखिए एक यवन राजा था जो उस समय में वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन एक राजा था। ठीक है, खाली हमको इतना इसका नाम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शुंग वंश के समकालीन यवन राजा या यूनानी राज्य में से कौन सा शासक था इनमें से? तो डेमिट्रियस, ठीक है, ये राज्य था शुंग वंश के समकालीन, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए उससे आगे आता है अग्निमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे, ठीक है, उसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। इसका उल्लेख कालिदास के मालविकाग्निमित्र में किया गया है। ठीक है, देखिए जो कालिदास की मालविकाग्निमित्र था ना, ठीक है, ये दरअसल में दो व्यक्तियों की प्रेम कहानी है। ठीक है, देखिए जो ये जो नाम है ना मालविकाग्निमित्र, इसमें दो नाम दिखेंगे आपको, एक तो अग्निमित्र और एक मालविका। ठीक है, मालविका प्लस में अग्निमित्र, तो ये इन दोनों की प्रेम कहानी का ही एक संकलन है। ठीक है, जो कालिदास ने मालविकाग्निमित्र के रूप में लिखा है, ये अग्निमित्र और उसकी जो प्रेमिका थी मालविका, इसकी प्रेम कहानी को दर्शाया गया है इसमें। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका आगे पुत्र आया सुज्येष्ठ, जिसके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए। उससे आगे आता है वसुमित्र। ठीक है, देखिए वसुमित्र था, ये जो बैक्ट्रिया का शासक था डेमिट्रियस फर्स्ट, उसको भारत में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में ये इंपॉर्टेंट काम किया था कि एक बैक्ट्रिया का शासक था जिसका नाम था डेमिट्रियस फर्स्ट, डेमिट्रियस प्रथम। ठीक है, उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और वह है उसको भारत के ऊपर आक्रमण करके वो भारत में प्रवेश करना चाह रहा था, तो वसुमित्र ने उसको रोका था भारत में प्रवेश करने से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इस वसुमित्र की हत्या कर दी थी कौशल राज्य के मूलदेव ने। ठीक है, और इस प्रकार से जो शुंग वंश था उसकी मतलब उसका पतन होना शुरू हो गया। जो और अंतिम अगर शुंग शासन की बात करें तो अंतिम शुंग शासक था देवभूति। ठीक है, लास्ट जो शुंग शासक था देवभूति था। ठीक है, और उसकी हत्या इसका जो ब्राह्मण मंत्री था ना वसुदेव, ठीक है, जो अंतिम शुंग शासक देवभूति था उसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने कर दी। और वसुदेव ने फिर कणव वंश की स्थापना कर दी। ये आपको याद रखना है कि कणव वंश की स्थापना कैसे हुई और किसने की? वसुदेव ने की। और किसकी हत्या करके? अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं शुंग वंश में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अभी के। देखिए इस काल में जो पतंजलि थे और मनु थे, ठीक है, इन जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। ठीक है, मतलब कि जो पतंजलि थे और मनु थे इसी शुंग शासन के काल में हुए थे। देखिए शुंग वंश में बिहार, यूपी, बंगाल, उत्तरी एमपी शामिल था। ठीक है, ये शुंग शासन काल था। इन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था को संरक्षण प्रदान किया था शुंग वंश ने। देखिए शुंग वंश को हिंदू धर्म का एक पुनर्जागरण करने वाला माना जाता है। और मुख्यतः इसमें से भी पुष्यमित्र शुंग को किस लिए माना जाता है? क्योंकि जो ये पुष्यमित्र शुंग था उससे पहले एक हमने पढ़ा था मौर्य काल था। ठीक है, और मौर्य में हमने पढ़ा था कि शुरू में तो सभी वैदिक धर्म को या जैसे अपने सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गए थे। ठीक है, जो मौर्य शासक थे वो या तो फिर जैन धर्म में चले गए थे, जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, और जो अशोका थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कहीं ना कहीं एक जो अपना वैदिक धर्म है ना, ठीक है, उसमें गिरावट आने लगी थी, उसका मतलब पतन होने लगा था कहीं ना कहीं धीरे धीरे। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे ना, इसको कट्टर ब्राह्मणवादी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने जो अपना वैदिक धर्म था इसको मजबूती प्रदान की थी। ठीक है, ये मान सकते हैं इसने ब्राह्मण व्यवस्था को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मथुरा कला शैली खूब प्रचलित हुई थी इस समय में।
गेटवे और पत्थर की रेलिंग के साथ विभिन्न स्तूप बनाए गए। ठीक है, इस काल में कुछ स्तूप भी बनाए गए थे। आगे चलते हैं, शुंग वंश के 9वें शासक। ठीक है, 9वां शासक कौन था? भागभद्र। ठीक है, भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। खाली इतना याद रखिएगा आप कि जो गरुड़ स्तंभ था, ठीक है, वो किस वंश के शासनकाल में स्थापित किया गया था? इतना याद रखिएगा, गरुड़ स्तंभ शुंग वंश के शासनकाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, और किसने किया था? हेलियोडोरस ने। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, स्तूप निर्माण में पाषाणों का प्रयोग होने लगा था। देखिए, क्योंकि उस समय में जो अपना बौद्ध धर्म था वो भी कहीं धीरे धीरे गति पकड़ चुका था। ठीक है, और शुंग जो वंश था उसने अपने वैदिक धर्म को अधिक बल दिया था। ठीक है, तो ये बताया गया है कि उस समय में जहाँ भी बौद्ध धर्म था, उस समय के स्तूप जो निर्माण होते थे उनमें पत्थरों का प्रयोग होने लगा था, पाषाणों का प्रयोग। ठीक है, और भरहुत और बोध गया के स्तूपों और तोरण द्वारों का निर्माण इसी काल में हुआ था। जो कि भरहुत स्तूप है, ये तो खुद ही पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, और जो बोध गया के स्तूप थे और उनके जो एंट्री गेट थे, जो तोरण द्वार थे, ठीक है, उनका निर्माण इसी काल में किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर करने के बाद में हम आगे चलते हैं, जो अपना अगला वंश आने वाला है। देखिए, अगला वंश है अपना कण्व वंश। ठीक है, जिसका शासन काल हम देखते हैं 75 से 30 ईसा पूर्व के मध्य में है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका संस्थापक था वसुदेव। ठीक है, वसुदेव कैसे बना? हमने पढ़ा है कि इसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी थी। ठीक है, जो देवभूति था अंतिम शासक शुंग वंश का, ठीक है, उसकी हत्या कर दी थी और ये शासक बन गया था। ठीक है, देखिए अंतिम शासक उसी तरह से हुआ क्योंकि इसने जब देवभूति की हत्या कर दी तो वो डेफिनेटली अंतिम शासक ही कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में शासक आते हैं जैसे भूमिपुत्र हो गया, नारायण हो गया और सुशर्मन हो गया। ठीक है, इनका शासनकाल में कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं किया, खाली इतना याद रखिए इन्होंने तीनों ने मिलकर लगभग 30 वर्ष के आसपास शासन किया। और जो अंतिम शासक था सुशर्मन, ये याद रखिएगा कि जो कण्व वंश था उसका अंतिम शासक सुशर्मन था और उसकी हत्या किसने कर दी थी? सिमुक ने। ठीक है, उसकी हत्या कर दी थी सिमुक ने और फिर सातवाहन वंश की नींव रख दी थी। ठीक है, देखिए ये हो नहीं था क्योंकि एक वंश जैसे अपना शुंग वंश था, शुंग वंश को खत्म करके कण्व वंश आया था। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए कण्व वंश में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ नहीं था और खाली इतने याद रखना है कि हमको उस कण्व वंश की स्थापना किसने की और किसकी हत्या किसने की। ठीक है, और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या कर दी थी सिमुक ने। ठीक है, और सिमुक आया तो सिमुक ने किस वंश की स्थापना कर दी थी? सातवाहन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सातवाहन वंश पढ़ने से पहले एक वंश और आता है, ठीक है, चेदी वंश। ठीक है, ये कई बार कई एग्जाम में कई बुक में आपको इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसलिए इसको भी लेके चल रहे हैं। देखिए थोड़ा चेदी वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका जो अन्य नाम था इसको चेतवंश या फिर महामेघ वंश, ये नाम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेदी वंश का जो अन्य नाम है वो महामेघ वंश माना गया है। ठीक है, यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग में स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका समय काल था पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए मुख्य राजनीतिज्ञ कौन सा था इसमें? जो तीसरे नंबर का चेदी राजा था ना, ठीक है, थर्ड नंबर का चेदी राजा था, देखिए खारवेल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के शासनकाल में हम पढ़ेंगे आगे हाथी गुम्फा अभिलेख आता है। ठीक है, देखिए खारवेल सबसे इंपॉर्टेंट है चेदी वंश का राजा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख में मगध, सातवाहन व मदुरई के पांड्य पर इसकी विजय का वर्णन किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए चेदी वंश के अन्य राजाओं के बारे में आप मत पढ़िएगा, खाली इतना याद रखिए कि चेदी वंश का नाम था एक तो महामेघ वंश। ठीक है, और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा था ना, जो सबसे मुख्य इसका राजा था, तो तीसरे नंबर का राजा था एक खारवेल। ठीक है, उस खारवेल राजा ने कहाँ कहाँ पे विजय प्राप्त की थी? मगध के ऊपर, सातवाहन के ऊपर, ठीक है, और मदुरई के पांड्य पर। ठीक है, इसने कुछ युद्ध लड़े थे तो उन राज्यों को इसने हराया था और इसकी जानकारी कौन देता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
देखिए ये भी हमको याद रखना है कि जो खारवेल था वो हिंदू धर्म से रिलेट नहीं करता था, मतलब वैदिक धर्म को मानने वाला नहीं था, ये जैन धर्म को मानने वाला था। ये याद रखिएगा, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने विभिन्न गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चेदी वंश में ये जो इम्पोर्टेंट शासक है खारवेल, ठीक है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने जो मुख्य अभिलेख है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, कि इसने कहाँ कहाँ पे किस किस शासक के विरुद्ध में विजय प्राप्त की, मगध, सातवाहन और मदुरई के पांड्य पर। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद में हम आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अपना सातवाहन वंश है, ठीक है, इसकी राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं हम पहले कि राजनीतिक संरचना उस समय में कैसी थी। देखिए सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो हमने पढ़ा है सिमुक था। ठीक है, देखिए पुराणों में इसी सातवाहन वंश को आंध्रा कहा गया है। ठीक है, और इसको आंध्रा सातवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, जो दक्कन इलाका है अपना महाराष्ट्र के आसपास का, ठीक है, उसको उसकी जो ब्राह्मण जाति है ना, मतलब कुल मिला के ये वैदिक धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और इनकी जाति थी ब्राह्मण जाति। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह वंश पहली शताब्दी ईसा पूर्व दक्कन व मध्य भाग में था। देखिए और मध्य का भाग, ठीक है, मतलब एमपी और महाराष्ट्र से रिलेट जो भी एरिया करता है ना, उस भाग में यह था। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान या पैठन, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, कहीं पे आपको पैठन मिलेगा, कहीं पे प्रतिष्ठान मिलेगा। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। और जो दूसरी राजधानी है वो अमरावती थी। देखिए मुख्य राजधानी सातवाहन वंश की जो मुख्य राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठन थी। ठीक है, और अन्य राजधानी के रूप में जो सेकंड राजधानी थी वो अमरावती मानी गई है। इसके इतिहास के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण पुराण और जो एक अपना कामसूत्र है ना, ठीक है, कामसूत्र जो ग्रंथ है, इन तीनों के द्वारा हमको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इन सातवाहन वंश के बारे में एक और मुख्य बात है कि सातवाहन वंश में जब लोग मर जाते थे और जो उनकी कब्रें थी ना, ठीक है, इन कब्रों को लोग बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें महापाषाण लोगों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतना थोड़ा याद रखिएगा। देखिए जो सिमुक था, सिमुक के बाद में राजा बनता है कृष्ण। ठीक है, कृष्ण उसका भाई था सिमुक का। ठीक है, क्योंकि जो सिमुक का जो बेटा था ना, ठीक है, वो बेटा अभी मतलब राजा बनने के मतलब उतनी एज नहीं थी उसकी। ठीक है, जो सातकर्णी प्रथम था उसका, ठीक है, वो उसका बेटा माना गया है। ठीक है, तो कृष्ण उसका जो भाई था वो राजा बना है। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना और इसका नाम नासिक शिलालेख में है। इतना ही खाली याद रखिएगा कि सिमुक के बाद में राजा कौन बनता है? कृष्ण बनता है। और उसका जो नाम है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है हमको? नासिक शिलालेख में लिखा गया है। ठीक, आगे आता है सातकर्णी प्रथम। ठीक है, 27 से 17 ईसा पूर्व। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट राजा है, इसके बारे में देखिए क्या क्या है। देखिए इसकी जो उपलब्धियां हैं ना, वो नानाघाट अभिलेख और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, ये दो अभिलेख बोल दीजिए आप। ठीक है, ये एक पुस्तक मान लीजिए इसको, ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, और एक ही अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम ने अपने शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए, उन सभी की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में और नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, ये नानाघाट अभिलेख वहीं पे है नासिक के आसपास में। ठीक है, देखिए यह सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला सातवाहन वंश का शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम था। ठीक है, और इसने शादी किससे की थी? अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से शादी की थी किसने? सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में एक शासक आता है हाल। ठीक है, तो हाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना की। ठीक है, ये इसका नाम आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि गाथा सप्तशती का रचयिता कौन है? तो हाल है। ठीक है, जिसमें कि बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है।
ठीक है, बुद्ध के जीवन का विवरण दिया गया है इसमें। देखिए इसके काल में गुणाढ्य ने वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, जो वृहत कथा कोश है, ठीक है, और जो गाथा सप्तशती है, देखिए गाथा सप्तशती की रचना तो खुद हाल ने की थी, और जो वृहत कथा कोश है वो भी इसी के समय काल में किया गया था इसकी रचना, लेकिन रचनाकार कौन था? गुणाढ्य। ठीक है, इसी के काल में था, लेकिन ये याद रखना है हमको। और एक कातंत्र नामक इसको मान लीजिए कोई पुस्तक है, ठीक है, कातंत्र की पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक थे शववर्मन। ठीक है, आपसे सीधा एग्जाम में ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाल से कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की, या वृहत कथा कोश जो नामक ग्रंथ था उसकी रचना किसके शासनकाल में हुई, या फिर जो लेखक शववर्मन था जिसकी जो रचना थी कातंत्र थी वो किसके शासनकाल में मतलब रहता था। ठीक है, किसके शासनकाल में उसकी जानकारी मिलती है, तो इन तीनों का आंसर हाल आएगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप। देखिए आगे चलते हैं, अगला जो शासक आता है वो अपना आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इसकी जानकारी, इसकी माता जो बलश्री थी, ठीक है, उसके एक नासिक अभिलेख है। ठीक है, देखिए जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था तो उसकी माता थी बलश्री। ठीक है, उसकी माता थी बलश्री और उसकी माता का अभिलेख था एक नासिक अभिलेख। ठीक है, उस नासिक अभिलेख से इस गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। ठीक है, और इस अभिलेख में इसको कौन कौन सी उपाधि दी गई है? अद्वितीय ब्राह्मण। इस पॉइंट को आप डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कि अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका आंसर आएगा। और वेंकणक स्वामी की उपाधि भी इसने ग्रहण की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसने वेंकणक नगर जो कि नासिक बोलते हैं जिसको, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 बार ये पूछे जा चुके हैं अभी तक में। ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण, वेंकणक स्वामी और वेंकणक नगर, ठीक है, जिसको कि नासिक बोलते हैं, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इनके पिता का नाम शिवस्वाति था। ठीक है, और इनकी माता का नाम हमने बता दिया है गौतमी बलश्री था। ठीक है, देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रतापी शासक था। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है कि जो सातवाहन वंश है ना, उसका सबसे प्रतापी शासक, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक अगर कोई हुआ है तो वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और इसके बारे में हमने ऊपर के जो भी पॉइंट है वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार जब भी देखेंगे तो आपको पक्का आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, और लास्ट में इसके जब क्वेश्चन आंसर के सेट लगाएंगे हम तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में उतार सकते हैं। ठीक है, कभी भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से 100% दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आप अच्छे से इसका आंसर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले शासक के बारे में बात करते हैं। तो अगला शासक आता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है, देखिए इसकी उपाधियां अलग हैं। इसकी उपाधि कौन कौन सी हैं, ये इसको उपाधि याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ठीक है, जो भी अच्छे से याद करने के पॉइंट है वो पहले से हाईलाइट करके दिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो देख सकते हैं दक्षिण पथेश्वर और महाराज की उपाधि है। ठीक है, तो ये अलग से दिखाई दे रहा है कि दक्षिण पथेश्वर और महाराज। ठीक है, तो आपको जैसे याद करने में थोड़ी सहूलियत हो इसके लिए आपके लिए बेस्ट नोट्स तैयार किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की उपाधियां कौन कौन सी थी। एक तो महाराज थी और एक थी दक्षिण पथेश्वर। ठीक है, इसका उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है इसके बारे में, कि जो अमरावती लेख था ना, ठीक है, अमरावती लेख, ठीक है, इसके बारे में उल्लेख हमको वहाँ से मिलता है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में। ठीक है, और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिली थी, नासिक अभिलेख से, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था उसके सिक्कों के ऊपर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र अंकित है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा कि 2 पतवार वाले
जहाज का चित्र किसके सिक्कों पर अंकित पाया गया है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्कों पर। ठीक है। आंध्र प्रदेश को इसने प्रथम बार विजय किया था, इसलिए इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा गया है, या पहली बार आंध्रा को किसने जीता था? तो जीता था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, सातवाहन वंश की जो अर्थव्यवस्था थी ना, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो इनके अधिकांश सिक्के थे, जो इसके शासनकाल में जो सिक्के चलते थे, वो लेड या शीशे से निर्मित थे। अब आपको इस क्वेश्चन को तो ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में, किस किस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे। ठीक है, या फिर लेड से निर्मित सबसे ज़्यादा सिक्के किसके शासनकाल में चलते थे? तो अपने को याद रखना है सातवाहन वंश में। ठीक है, और खाली इसमें शीशे के ही सिक्के नहीं चलते थे, इसमें प्रोटीन, तांबे और कांसे के भी सिक्के चलते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चलते थे शीशे से निर्मित सिक्के। ठीक है, खेती की अगर बात करें तो यहाँ पे धान और कपास की खेती मुख्यतः होती थी। ठीक है, और लौह अयस्क का खनन कहाँ कहाँ से होता था? करीमनगर और वारंगल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा अगर डीप एग्जामिनर पूछना चाहे तो इसको पूछ सकता है। ठीक है, कि सातवाहन वंश में लौह अयस्क का खनन कहाँ कहाँ से मुख्यतः किया जाता था? ठीक है, तो आपको बताना है करीमनगर और वारंगल। ठीक है, वारंगल जो कि अभी तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, वहाँ से किया जाता था। देखिए, प्रशासन की बात करें, ठीक है, तो उस समय में अमात्य, महामात्र जैसे जिला स्तर के अधिकारी थे, जिन अधिकारियों को आहार कहा जाता था। ठीक है, इन जो जिला स्तर के अधिकारी थे, ठीक है, कौन कौन से थे? अमात्य और महामात्र। ठीक है, इनको आहार कहा जाता था। देखिए, इस समय काल में क्योंकि ये ब्राह्मणों का वर्चस्व था, मतलब कुल मिलाकर हम कहें कि वैदिक धर्म को और अधिक बल मिला था। शुंग वंश के बाद अगर किसी वंश ने अधिक बल प्रदान किया था वैदिक धर्म को, तो वो था अपना ये सातवाहन वंश। ठीक है, इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ठीक है, और ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि प्रदान की गई थी। ठीक है, जिससे सामंतवाद का उदय हो गया था। देखिए, समाज में जिसे सामंतवाद की मतलब नींव रखी जा चुकी थी, एक बार सामंतवाद का उदय हो चुका था समाज में। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों को हद से ज़्यादा मतलब एक तरह से समाज से सबसे ऊपर उठा के रखा गया था, ये हम मान सकते हैं। देखिए, ग्रामीण जो क्षेत्रों का प्रशासक था ना, ठीक है, उसको गोलमिक कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एसएससी टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक कौन था? गोलमिक। तो गोलमिक जो प्रशासक रखा गया था ग्रामीण क्षेत्रों का राजा के द्वारा, ठीक है, तो उस गोलमिक के पास में क्या क्या सुविधाएं थी? देखिए, प्रशासन करने के लिए उसके पास राजा ने उसको क्या क्या प्रदान कर रखा था, ये देखते हैं कि उसके पास में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक थे पैदल। ठीक है, तो ये उसके पास में थे, खाली आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि जो गोलमिक था उसके पास में कितने हाथी थे। ठीक है, खाली आपके मतलब कोई पॉइंट छूटे ना आपसे। ठीक है, कहीं आपसे और जगह से कहीं कुछ पढ़े, मान ले बाई चांस अगर किसी एग्जाम में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा डीप में घुसना चाहे, ठीक है, तो इसलिए हमने सारे पॉइंट आपके लिए कवर किए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको वो बताते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, जो गोलमिक था उसको ग्रामीण क्षेत्रों में राजा के द्वारा इसलिए रखा जाता था कि वह वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रख सके। ठीक है, सिंपल सी बात है कि क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में शांति बनाए रखनी है। जैसे अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो जैसे सरपंच हो गया अपना, ठीक है, तो उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में गोलमिक होता था पहले। ठीक है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो राज्य चिन्ह की अगर बात करें, सातवाहनों का राज्य चिन्ह था चैत्य। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। और राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी, इसको 100% याद कर लीजिएगा। देखिए, जो हाईलाइट कर रखे हैं ना आपको, वो तो ये मान लीजिए जो भी पॉइंट हाईलाइट हैं उनको 100% आपको याद करके चलना है। ठीक है, बिना कहे आप उनको 100% याद करके चलिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हमने पढ़ लिया है कि भाषा थी सातवाहनों की प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सामंतों की 3 श्रेणियां हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि
पहली श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा तो जब उच्च श्रेणी मानी गई है, ठीक है, उसमें राजा था अपना, ठीक है। दूसरी श्रेणी में महाभोज आते हैं, ठीक है, और तीसरी श्रेणी में सेनापति आते हैं, ठीक है। देखिए, भूमि अनुदान के साथ अधिकारियों को पुरस्कृत करने व भुगतान करने की प्रथा भी शुरू हो गई थी, ठीक है। इस शासनकाल में भूमि का अनुदान तो किया ही जाने लगा था, ठीक है, और उसके साथ साथ में अधिकारियों को पुरस्कार देने की प्रथा भी शुरू हो गई थी, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। देखिए, कला और स्थापत्य के बारे में अगर बात करें तो गुफाओं को काटकर चैत्य, जो कि जैसे बौद्ध गुफा मंदिर जिसको बोलते हैं, बौद्ध गुफा मंदिर को क्या बोलते हैं, चैत्य, और विहार जो कि जैनियों के आवास स्थल को बोलते हैं, ठीक है। गुफाओं को काटकर चैत्य और विहार का निर्माण कराया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि गुफाओं को काटकर चैत्य और विहार का निर्माण किस शासनकाल में कराया गया था, तो वो था सातवाहन शासनकाल में, ठीक है। व्यापार और कला के अगर केंद्र की बात की जाए तो नागार्जुन कोंडा और अमरावती स्तूप, इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। और सफ़ेद संगमरमर पत्थर के उपयोग के पहले साक्ष्य इसी काल में मिलते हैं। देखिए, इसको आप याद रखिएगा, ये जो सफ़ेद संगमरमर है ना, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं हमको सातवाहन वंश से मिलते हैं, ठीक है। इसको पक्का आप याद रखिएगा, ठीक है। और स्तूप, अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा में जो स्तूप है उसका निर्माण भी सातवाहन काल में कराया गया था, ठीक है। देखिए, समाज और धर्म में व्यवसाय के आधार पर 4 जातियां थी, ठीक है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यवसाय के आधार पर, ठीक है, ना कि जाति के आधार पर, ठीक है। व्यवसाय के आधार पर 4 जातियां बनाई गई थी, ठीक है। लोगों के काम करने के आधार पर 4 जातियां थी, ठीक है, कि ये जाति ये काम करेगी, ये जाति ये काम करेगी। वही नॉर्मल है कि ब्राह्मण जाति है तो वो वैदिक यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह करेगी, ठीक है। उसी प्रकार से ये 4 जातियाँ थी। जो शूद्र हैं वो छोटे काम करेंगे, ठीक है, सफाई वगैरह, और जो क्षत्रिय हैं वो रक्षा का काम करेंगे, इसी प्रकार के हैं, ठीक है। वही 4 जातियाँ थी। और समाज और जो प्रशासन था ना, मातृसत्तात्मक था, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। सातवाहन में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है। इस समय में 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था नागनिका और एक था गौतमी बलश्री, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इन्होंने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ठीक है। और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया था, ये हमने शुरू में ही पढ़ा है कि इस शासनकाल में ब्राह्मणवाद को बढ़ चढ़ के बढ़ाया गया था, ठीक है। इसको फुल सपोर्ट किया गया था ब्राह्मणवाद को, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद में देखिए दोस्तों, हमने इसके जो नोट्स थे ना, ठीक है, जो हमने शुरू में जो अपने 4 वंश देखे थे उन सभी के नोट्स अभी कंप्लीट होते हैं। अब आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन और आंसर, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको करते हैं, तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर में जो अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि, ठीक है, तो पतंजलि किसके समकालीन थे, इसकी अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा था। देखिए, ऑप्शन देख लेते पहले, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वासुदेव और गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो पढ़ा था कि जो व्याकरणविद पतंजलि थे ना, ठीक है, तो किसके शासनकाल में थे, ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे, हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश, ठीक है, का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक की बात अगर करें हम, तो हमने पढ़ा था कि शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग वंश से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुंग वंश से संबंधित नहीं है जो भी शासक, उसके बारे में बताना है। देखिए, वसुमित्र, देवभूति और अग्निमित्र, ये हमने पढ़े थे। देखिए, वसुदेव नहीं था, ठीक है, वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये शुंग वंश से संबंधित नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में भूमि दान देने की प्रथा, ठीक है, किसने शुरू की। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि जो भूमि दान देने की प्रथा है, ठीक है, वो सातवाहन वंश ने शुरू की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना हमने पढ़ा है 185 ईसा पूर्व में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति से संबंध रखते थे? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने वैदिक धर्म को अधिक बल प्रदान किया था। ठीक है, वैदिक धर्म के प्रति बहुत मतलब जागरूक थे और उसके कट्टर समर्थक थे। ठीक है, ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मौर्य शासक को मारकर पुष्यमित्र शुंग राजा बने? तो इन्होंने जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, ठीक है, उसकी हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो आपको बताना है बृहद्रथ, देवभूति, वसुमित्र या कालाशोक। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो देवभूति था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शुंग वंश के शासक किस धर्म को मानने वाले थे? ठीक है, किस धर्म को मानने वाले थे शुंग वंश के शासक? थे हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो शुंग वंश के शासक थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए राजा बनने से पहले जो पुष्यमित्र शुंग थे वो क्या करते थे? ठीक है, क्या कार्य करते थे? तो हमने पढ़ा था कि वो मौर्य जो बृहद्रथ था शासक, मौर्य शासक बृहद्रथ, तो उसके सेनापति थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य के सेनापति थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, शुंग राजवंश के शिलालेख किस स्थान पर मिले हैं? ठीक है, देखिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, खाली अभी तक 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। शुंग हमको याद रखना है ये कि शुंग वंश के शिलालेख हमको जालंधर पंजाब से मिले हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि शुंग वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपने शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मालविकाग्नि मित्र ग्रंथ की रचना किसने की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने पढ़ा था कि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अग्निमित्र प्लस में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है इस ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अग्निमित्र के शासनकाल में शुंग वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो राजधानी के हमने पढ़ा था कि मुख्य राजधानी शुंग वंश की क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, किस शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? ठीक है, देखिए यूनानी शासक मिनांडर था। हमने पढ़ा था कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था और अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो हमने पढ़ा था पतंजलि थे और जो मनु थे, ठीक है, उसको संरक्षण किसने प्रदान किया था? शुंग वंश ने। ठीक है, तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भरहुत स्तूप का निर्माण किस शुंगवंशी शासक ने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो हमने पढ़ा है भले ही जो शुंग वंश था वो कट्टर ब्राह्मणवादी था, लेकिन इसके शासनकाल में एक भरहुत स्तूप था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसका निर्माण कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शुंग वंश की समाप्ति पर किस वंश का उदय हुआ? ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था शुंग वंश की समाप्ति के बाद में कण्व वंश का उदय हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कण्व वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, हमने पढ़ा था कि कण्व वंश की स्थापना का श्रेय, कण्व वंश का जो संस्थापक था वो वसुदेव था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कण्व वंश के जो अंतिम शासक था, ठीक है, कण्व वंश के अंतिम शासक था, उसका नाम क्या था जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी थी? ठीक है, तो हमको बताना है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी थी? तो सुशर्मन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या किसने की थी? देखिए वही रिपीट हो गया है,
कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का आंसर हो जाएगा सिमुक ने। ठीक है, सिमुक ने फिर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कणव वंश पर किसने आक्रमण किया था? ठीक है, तो वही हो गया। ठीक है, कणव वंश पर सातवाहन ने आक्रमण किया था, मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी उसके बाद में। ठीक है, कणव वंश के विनाश के बाद में किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो 23 हमने वही हो गया, सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कणव शासक कौन था? ठीक है, ये हमने पढ़ा था दोस्तों कि सर्वाधिक शक्तिशाली कणव शासक कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा को दक्षिण पथ के भगवान के रूप में जाना जाता है? ठीक है, दक्षिण पथ के भगवान के रूप में किस राजा को जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था सातकर्णी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। देखिए नानाघाट के शिलालेख पर, कौन सा? नानाघाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजय गाथा का विवरण मिलता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमने पढ़ा था सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी प्रथम जो था, ठीक है, उसकी विजय गाथा का मिलती है हमको नानाघाट के अभिलेख पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस सातवाहन शासक ने खुद को अनूठा ब्राह्मण या एक ब्राह्मणा, ठीक है, अनूठा ब्राह्मण बताया था किसने? या क्षत्रियों का दर्प करने वाला। ठीक है, ये किसने बताया था? क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा था गौतमीपुत्र सातकर्णी था जो, ठीक है, उसने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण की उपाधि दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि वत्सल एक उपाधि किस सातवाहन राजा द्वारा ग्रहण की गई थी? कवि वत्सल की जो उपाधि है, ठीक है, वो किस राजा के द्वारा ग्रहण की गई थी? तो ये राजा थे हाल। ठीक है, हमने पढ़ा था हाल के द्वारा कवि वत्सल की उपाधि ग्रहण की गई थी। ठीक, देखिए सातवाहनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, ये सही है। देखिए प्रतिष्ठान और अमरावती सातवाहन वंश की राजधानी थे, ये भी सही है। उन्होंने मध्य भारत और उत्तरी भारत के कई हिस्सों पर, देखिए ये गलत है, उन्होंने उत्तरी भारत के हिस्सों पर शासन नहीं किया। ठीक है, ये गलत हो गया यहीं पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए? ये हमने पढ़ा था दोस्तों कि सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहन वंश ने। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है, नानाघाट के शिलालेख पर, देखिए नानाघाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजय गाथा का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में नानाघाट के शिलालेख पर किसका किया गया है? सातकर्णी प्रथम का किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ करने वाला सातवाहन शासक कौन था? ठीक है, तो हमने पढ़ा है दोस्तों ये सातकर्णी प्रथम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। देखिए रानी नयनिका किसकी पत्नी थी? देखिए हमने पढ़ा था कि रानी नयनिका से जो अमीय वंश की राजकुमारी थी उससे किसने शादी की थी? ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शासक के लिए एक ब्राह्मण, ठीक है, या अनूठा ब्राह्मण, ठीक है, प्रयुक्त हुआ है? तो ये हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का गौतमीपुत्र सातकर्णी आ जाएगा। ये हमने बार बार पढ़े हैं इसको कि अनूठा ब्राह्मण या एक ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक किस शासक को कहा जाता है? ठीक है, कौन सा शासक था जिसने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो 4 व्यवसाय के प्रकार पे थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर शासकों का सिर अंकित करवाया था? मतलब सिक्कों के ऊपर शासकों की एक सिर की मतलब चित्र था। ठीक है, शासकों का जो सिर था उसका चित्र अंकित करवाया था, वह कौन सा सातवाहन राजा था? ठीक है, तो हमें पढ़ा है गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ठीक
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, शक छत्रप और सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात, मतलब कि एक स्वर्ण के सिक्के की कीमत कितने रजत सिक्कों के बराबर थी, ठीक है, इस प्रकार से इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात क्या था, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है 1:35 था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। देखिए अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि हमने पढ़ा है, अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सिमुक ने स्थापना की थी सातवाहन वंश की। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था दोस्तों, सातवाहन वंश की राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान जिसको बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हाल राजा थे, ठीक है, सातवाहन राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। ठीक है, राजकीय भाषा क्या थी सातवाहन शासकों की, तो हमने पढ़ा था कि प्राकृत भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सातवाहनों के समय में जो मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी। ठीक है, धातु के बारे में पूछा गया है, जो मुद्रा चलती थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि शीशे से बनी हुई मुद्रा के सिक्के थे सर्वाधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। और लास्ट का क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 46 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। देखिए ये कनिष्क, ये अभी अगले टॉपिक का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, वैसे इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा महायान। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित था, कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित राजा है, जिसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अपने नोट्स और प्लस में क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने अभी तक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे अपने, और जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं ना इन वंशों से संबंधित, हमने सारे एकदम से आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप खाली इतना कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो ये टॉपिक आपका कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे चलने से पहले एक पॉइंट और है अपने लिए। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। देखिए अपनी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है दोस्तों, ठीक है, उसके जो टॉपिक हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जो मौर्योत्तर काल में अपन अभी जो हुआ है वो हुआ है पार्ट 1 भाग पहला, और जो भाग दूसरा है उसमें ये टॉपिक हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसमें, देखिए हिंद यवन वंश, ठीक है, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश। ठीक है दोस्तों, ये चारों वंश हम अपनी अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, खाली आपसे कुछ नहीं मांगते, खाली अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार अगर क्लास को देखा है और आपको थोड़ा भी लगा है कि बंदे ने मेहनत की है, ठीक है, आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दादी के गार्जियंस को। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम ही आपके लिए और आने वाली जो हिस्ट्री की क्लासेज है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम, और अच्छे से सबसे पहले नोट्स प्लस में क्वेश्चन आंसर के जितने अच्छे से अच्छे सेट हो सकते हैं ना, ठीक है, वो लेके आएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाने में या किसी भी टॉपिक में या किसी भी बात के ऊपर थोड़ी सी भी कुछ भी कमी पेशी अगर लग रही है, या कुछ भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आपका अपना जो कीमती सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए, जब हम अगली क्लास आते हैं तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, आपने हमको इतना पूरी वीडियो देखने के लिए इतना प्यार दिया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।